फ्रेंड्स, जैसा आपने पढ़ा होगा इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड, मतलब जीन्स की संरचना तथा अनुवांशिक कोड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि विविध एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कोडोन रिप्रेजेंट, मतलब जो कोडोन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक फ़ोटो से देखते हैं कि ये कोडोन जो है ये क्या होता है। देखिए, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है एमआरएनए का। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये मेरा किसका डायग्राम है, डीएनए का। कहने का मतलब है जो मेरा ये पूरा ये स्ट्रैंड इन्होंने दिखा रखा है ये मैं किसका मान रहा हूँ, डीएनए का। ठीक है, तो डीएनए में आप ये बहुत सारे बेस पेयर दिखाई दे रहे होंगे आपको, यू जी सी, ये एक बेस पेयर। ठीक है, मतलब 3 बेस पेयर हैं। यू अपने आप में एक बेस पेयर है, मतलब बेस है खाली। ठीक है, पेयर भी नहीं है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ये सिंगल है इसलिए एक बेस हो गया। जी हो गया दूसरा बेस, सी हो गया तीसरा बेस। तो जब 3 बेस मिलते हैं तो हम उनको क्या नाम दे देते हैं, कोडोन, CODON, कोडोन। ठीक है, मतलब 3 क्या होने चाहिए, सिंगल बेस होने चाहिए, जैसे यू जी और सी है। इसके अगर हम बगल में देखें तो ए सी और जी, ये क्या है, हमारे 3 बेस हैं। ठीक है, तो हम इन 3 बेस को मिला के क्या बोल देते हैं, कोडोन बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा अगला कोडोन, ये हमारे उससे अगले कोडोन, ये 3 हमारे उससे अगले कोडोन। वैसे ही अगर हम दूसरी साइड देखेंगे तो हमारे AGC एक कोडोन, इसके आगे जो 3 बेस होंगे वो क्या होंगे, हमारे अगले कोडोन। ठीक है, और मान लो ये क्या है, सिंगल। ऐसे ही इनके सामने भी अगर दूसरे कोई बेस होते हैं, मान लो मैं यहाँ पे ए की जगह टी ले लूँ, जी की जगह सी ले लूँ और सी की सामने जी ले लेता हूँ, तो मैं इन जो ये 6 बने हैं टोटल, इनको मैं क्या बोलूँगा, 3 बेस पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, ये एक जोड़ा हो गया, इसके बगल वाला दूसरा जोड़ा हो गया, इसके बगल वाला क्या हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया। ठीक है, मतलब ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा। अब मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मेरे 3 बेस पेयर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कोडोन और बेस पेयर का डिफरेंस। ठीक है, ये 3 मेरे सिंगल हैं तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरे क्या हैं, 3 बेस क्या हैं, सिंगल हैं, या मैं बोलूँ अनपेयर्ड हैं, तो मैं इनको क्या नाम दूंगा, कोडोन का, CODON, कोडोन। ठीक है, बेस पेयर नहीं बल्कि ये सिर्फ क्या है, बेस, सिर्फ 3 बेस हैं। ठीक है, उनको मैं क्या बोलूँगा, कोडोन। चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की ओर। अब बताइए कि जो हमारा कोडोन है ये किसको दर्शाता है। कोडोन दर्शाता है ए सेट ऑफ 3 बेस, 3 बेस के सेट को दर्शाता है क्या, कोडोन। कहाँ पर, डीएनए सेगमेंट पे। मान लीजिए ये मेरा डीएनए है, इसमें 3 कोड हैं, एक ए है, एक टी है, एक सी है। तो जो ये पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, ये जो 3 बेस हैं इन्हीं को मैं मिला के क्या बोल देता हूँ, कोडोन, CODON, कोडोन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है ए म्यूटेशन दैट चेंजेस ए कोडोन स्पेसिफाइंग 1 अमाइनो एसिड टू ए टर्मिनेशन कोडोन। कहने का मतलब है जैसे हमने भी कोडोन की बात करी थी, किसमें, डीएनए में। ठीक है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे कोडोन हैं, एक कोडोन है हमारा क्या, इसमें मान लीजिए हमारा एक कोडोन है, एक मिनट मैं इसको दोबारा एक बार बना के दिखाता हूँ। ये क्या हो गया, हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, डीएनए में मान लीजिए आपका कोई कोडोन हो गया AUG। ठीक है, AUG आपका एक कोडोन है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो जी है, जी की जगह एक दूसरा कोडोन आ जाता है। ठीक है, या मैं बोलूँ, नहीं ये गलत हो गया, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ये कोडोन है, मतलब ये मेरा डीएनए हो गया। डीएनए में मान लो मेरे कोड हैं कौन से,
यू ए, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ सी। ठीक है, मान लो ये मेरा डीएनए है, डीएनए में मेरा पहला कोड क्या है या मेरा पहला बेस क्या है यू, दूसरा बेस है ए, तीसरा बेस है सी। मान लो ये सी की जगह मेरा क्या हो जाता है, कोड चेंज हो जाता है, ये जो मेरा मतलब बेस है सी की जगह क्या आ जाता है, जी आ जाता है। तो अब मेरा जो नया बेस बनेगा वो क्या बनेगा, यू ए जी। तो अब आपको पता है जब भी यू ए जी कोड आता है तो क्या होता है, मेरा प्रोटीन बनने का जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, मतलब मेरी प्रोटीन बननी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए मैं इस कोड को क्या बोल देता हूँ, स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। तो जब भी मेरा एक बेस में या एक कोडोन के जो एक बेस में जब भी चेंज होगा और वो चेंज ऐसा होगा कि वो क्या कर दे, मेरा जो प्रोटीन है उसको बनने को रोक दे, इसी को हम टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट कर देना, किसी चीज़ को रोक देना या बंद कर देना। ठीक है, ये मेरे प्रोटीन बनने को बंद कर दे रहा है तो हम इसको इसलिए टर्मिनेशन कोडोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है, वो चेंज जो कोडोन में एक अमाइनो एसिड के कारण उसको किस में कन्वर्ट कर दे, टर्मिनेशन कोडोन में। ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो मॉलिक्यूल बताओ जो हमारा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी सेल है, बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके आसपास क्या है, हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जो हमारी दो प्रक्रिया होती है, कौन सी, एक तो होती है रेप्लिकेशन की और दूसरी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपनी अमाउंट का डबल होता है और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है उस डीएनए से आरएनए का बनना। तो कहने का मतलब है डीएनए का डुप्लीकेशन भी यहाँ पर होता है और आरएनए भी हमारा न्यूक्लियस में बनता है। अब क्या होता है, ये आरएनए क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस से बाहर कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन की मतलब अब इस आरएनए से क्या बनेगी, हमारी प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनने का कार्य जो होता है वो कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। जबकि डीएनए का बनना या आरएनए का बनना कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसमें यही पूछा गया है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया क्या जाता है, आरएनए जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन, जो इसके बाद की प्रक्रिया है। बाद की प्रक्रिया मतलब अब इस आरएनए से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा और वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो जेड टाइप का डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड के कितने पेयर होते हैं एक कंप्लीट पिच में। तो आप याद रख लीजिएगा जो आपका जेड टाइप का डीएनए होता है उसमें 12 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं एक सिंगल पिच में। ठीक है, या मतलब एक कंप्लीट पिच में। अगला क्वेश्चन है हमारा इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के बनने को कौन चालू करता है, मतलब कौन इनिशिएट करता है। तो वो करता है हमारा AUG कोडोन, और AUG हमारा कोड किसके लिए करता है, मैथियोनाइन, METHIONINE। ठीक है, ये मैथियोनाइन के लिए कोड करता है और हम इसे इनिशिएशन या इनिशिएटिंग कोडोन भी कहते हैं। ठीक है, इनिशिएटिंग का मतलब होता है जो हमारे प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को शुरू करता हो। ठीक है, और जो रोकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में ये सीक्वेंस है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या होता है, सीधा इसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब G की जगह होगा C, A की जगह होगा T, T की जगह होगा A,
सी की जगह होगा जी, ए की जगह होगा टी और ए की जगह होगा टी। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा टीआरएनए होता है उसके एंटीकोडोन जो लूप होता है उसमें कितने बेस पेयर मौजूद होते हैं और वो किस टाइप के होते हैं। तो जब भी आप टीआरएनए के एंटीकोडोन लूप की बात करेंगे तो उसमें 7 पेयर बेसिस होते हैं, वो भी अनपेयर्ड। ठीक है, 7 अनपेयर्ड बेसिस मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, मतलब जो डीएनए का द्विगुणन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक मेरा डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में से क्या होगा, आधा इस ये डीएनए जाएगा, आधा ये डीएनए अलग हो जाएगा। मतलब ये डीएनए है, ये क्या है हमारा पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आधा एक तरफ दूसरा एक तरफ। अब ये जो डीएनए आधा है, मतलब जो पेरेंट से एक डीएनए आया है यही अपना डीएनए दूसरा बनाएगा। ठीक है, मतलब ये अपना दूसरा कॉपी इसकी बनाएगा। एक पेरेंटल है और दूसरा ये खुद से बनाएगा। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक जो डीएनए फ्रेगमेंट है कहाँ से आएगा, आपका पेरेंट से आएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो नया बनेगा, या मैं बोलूँ न्यूली सिंथेसाइज होगा, नया बनेगा। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज मतलब नया बनता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, जो कि क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब माइटोटिक टेलोफेज कंप्लीट होता है तो क्या होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट द प्रोसीडिंग मेटाफेज। मेटाफेज में कितने क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब पेयर है, पेयर का मतलब जोड़े, जोड़े का मतलब है तो मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्या हैं क्रोमोसोम। और आपको पता है एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो 46 में कितने होंगे, 46 2 जा 92, मतलब 92 आपके पास क्या होंगे, क्रोमेटिड होंगे। कहाँ पर, मेटाफेज में। ठीक है, तो चलते हैं फिर अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसमें क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप डीएनए के डबल हेलिक्स की बात करेंगे तो ए, टी, सी और जी ये होता है इनके बॉन्ड होने का तरीका। मतलब ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, सी जी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता होगा कि जब ए और टी जुड़ते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। यही होता है ना, ए टी क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, और सी और जी क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यही होता है ना, ए जब टी से जुड़ता है तो बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, सी जी से जुड़ता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, मतलब एक स्टैंड ये हो गया, ये इसके अपोजिट स्टैंड हो गया। ठीक है, इन दोनों में जो पेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, लेकिन ए और टी में डबल बॉन्ड होते हैं, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो डीएनए डबल हेलिक्स में जो एडेनाइन होता है एक स्टैंड का वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है थाइमीन जो अपोजिट स्टैंड पे होता है उससे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कौन सा एंजाइम हमको ज़रूरत नहीं होती है, किसकी ज़रूरत नहीं होता है। तो जो हमारा डीएनए होता है इसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है कहीं पर भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डीएनए में है कितने 20,000 बेस पेयर, तो ये बताओ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे। तो वही सवाल आ गया ना, 20,000 बेस पेयर का मतलब है कितने, जब पेयर का मतलब है जोड़ा, मतलब न्यूक्लियोटाइड के जोड़े कितने हैं 20,000। तो एक जोड़े में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा 40,000, मतलब 40,000 क्या होंगे न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 40,000 न्यूक्लियोटाइड विल बी प्रेजेंट इन ए 20,000 बेस पेयर। ठीक है, अरे सिंपल सी कहानी है, जब आपको कोई बोलता है ना 1 दर्जन केले दे दो, तो 1 दर्जन का क्या मतलब होता है, 12 केले होते हैं। तो वैसे ही जब भी आपको कोई पेयर बोलता है, पेयर का मतलब कितना, कोई भी चीज़ दो। आप बोलते हैं ना, आप जब सॉक्स लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना 1 पेयर मेरे को सॉक्स दे दो। 1 पेयर का मतलब क्या, वो आपको 2 सॉक्स देता है ना, 1 सॉक्स तो नहीं देता ना। तो 1 जोड़े का मतलब होता है कोई भी 2 चीज़, चाहे 1 जोड़े शूज हो, 1 जोड़े सॉक्स हो, या कोई भी अगर चीज़ जोड़े में है तो जोड़े का मतलब होता है 2 चीज़ें। ठीक है, चलते हैं फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो लैक ओपेरन है ई कोलाई का, जो रिप्रेसर इज सिंथेसाइज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ जीन। रिप्रेसर कौन बनाता है, तो जो रिप्रेसर बनाता है वो कौन बनाता है, जो हमारा रेगुलेटरी जीन होता है, ये हमारा क्या बनाता है, रिप्रेसर, REPRESSOR, रिप्रेसर। किसमें, लैक ओपेरॉन। यहाँ पे जो LAC लैक वर्ड यूज़ हुआ है, ये यूज़ किसके लिए हुआ है, लैक्टोज के लिए, LACTOSE, लैक्टोज के लिए यहाँ पे लैक यूज़ किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप जैसे ही कोड देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है हमारी बार बॉडी है, सेंट्रोमियर है, टीलोमियर है, और क्या है, एक्सप्रेस जीन कोड। ठीक है, तो आप जब इसमें मैचिंग करेंगे तो देखिए जो हमारी बार बॉडी होती है ये तो होती है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। सेंट्रोमियर जो होता है ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, और जो हमारा टीलोमियर होता है ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है, और जो हमारा एक्सप्रेस्ड जीन होता है ये क्या होता है, यूक्रोमेटिन। तो कहने का मतलब है ए का 1, बी का 2, सी का भी 2 आएगा, और डी का क्या होगा, 3 होगा। तो हम आप देख लेते हैं अपने ऑप्शन में है ए का है 1, 2 का है 2, 3 का है 2, और डी का क्या था, 3। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि जो हमारा एडिनोसाइन है ये क्या है। तो एडिनोसाइन क्या है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लियो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। तो जो हमारा एडिनोसाइन होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अगर नाइट्रोजन बेस और शुगर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और मान लीजिए नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ये तीनों जुड़ जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से रेशियो में प्रेजेंट नहीं होता है। कहने का मतलब है हमें वो बताना है जो क्या है, गलत है। तो जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए A+G और G+T ये रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये पेयरिंग करते ही नहीं है। A हमेशा किससे जुड़ता है, T से, C किससे जुड़ता है, G से। ठीक है, तो ये तो मतलब वैसे ही रेशियो में नहीं आएंगे, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, है ना। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर द डिफरेंट डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल A to DR। ये 4 मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए। 75 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। आपको पूछा है अरेंजमेंट ऑफ द अबव मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंटेंट ऑफ GC बेस पेयर। आपको बताना है G और C का बेस पेयर लोअर से हायर में, मतलब कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते जाना है बेस पेयर के हिसाब से। आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो जब आप अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेस पेयर कितने होते हैं, 75 डिग्री सेल्सियस में सबसे कम होते हैं, फिर होते हैं 65 डिग्री में, फिर 84 में, फिर 78 में। कहने का मतलब है जो आपके अरेंजमेंट है वो सेम यही रहेगा A, B, C और D में। ठीक है, तो हमारा मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने देखा था ना A और T डबल बॉन्ड, C और G ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है इनको, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस टेम्परेचर दिया गया है वही आपको बताना था, वो आपने
बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर मान लो कोई प्यूरिन पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाए या फिर कोई पायरिमिडीन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे। कहने का मतलब है अगर प्यूरिन पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो रहा है या पायरिमिडीन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है तो आप ऐसे कन्वर्जन को क्या बोलेंगे। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या होते हैं। प्यूरिन होते हैं तुम्हारे एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, सी टी यू होते हैं तुम्हारे पायरिमिडीन। ठीक है, कहने का मतलब है ए कन्वर्ट हो जाए टी में या टी कन्वर्ट हो जाए ए में। ठीक है, या ऐसा चेंज जहाँ पर जी जो है वो सी में बदल जाए या फिर सी जो है वो जी में बदल जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है टर्मिनेशन कोडोन बताना है, मतलब जो हमारे प्रोटीन बनने को रोक दे, टर्मिनेशन कोडोन। तो वो कौन सा होता है हमारा, टर्मिनेशन जो कोडोन होता है वो होता है, इसमें हमसे पूछा है नॉट, मतलब कौन नहीं है। नहीं का मतलब है जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता नहीं है। तो आप देखेंगे UAA हमारा टर्मिनेशन कोडोन होता है, UAG भी टर्मिनेशन कोडोन होता है और UGA भी टर्मिनेशन कोडोन होता है। तो ये तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा टर्मिनेशन कोडोन नहीं होता है वो कौन है, UGG। और ये UGG हमारा कोड किसको करता है, ट्रिप्टोफैन को, TRYPTOPHAN, मतलब ये हमारे ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डिस्टेंस बताओ दो बेस पेयर के बीच में, तो वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। मान लीजिए ए यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बताने हैं कौन से क्या हैं, दोनों प्यूरिन्स हैं। देखिए ऑप्शन में आप देखेंगे तो देखिए साइटोसिन एंड थाइमिन, मतलब आपको पहचानना है कैसे, प्यूरिन बताने हैं। प्यूरिन का मतलब ए और जी। तो देखिए एडेनिन और ग्वानिन हमारे एक ही ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों क्या है हमारे प्यूरिन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी नाइट्रोजन बेसिस आर फॉर्म्ड इन ए न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड में कितने नाइट्रोजन बेस हमको देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन बेस जो हमको कितने देखने को मिलते हैं, 5 ही मिलते हैं। कौन कौन से, ए जी सी टी यू, हुए ना 5, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, हो गए 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के बनने को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ कॉम्प्लेक्स बाय, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना किसके द्वारा संभव है, तो वह है ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टर्मिनेशन सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम्स फ्रॉम, हमको मतलब टर्मिनेशन कोडोन पहचानना है, तो वो होता है UAA, UGA और UAG। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं हमारे टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। ठीक है, UAG, UGA और UAA। ठीक है, ये जनरली हमारे होते हैं टर्मिनेशन कोडोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वॉटसन और क्रिक ने किसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ लिया था, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो किसने दिया है, वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज क्या करता है, तो लाइगेज का काम होता है क्या, किसी भी दो चीज़ को जोड़ना, या मैं कहूँ दो डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज या हमारा लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2, कनेक्ट द एंड्स ऑफ 2 डीएनए चेन, मतलब 2 डीएनए चेन को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। अगला क्वेश्चन है कौन सा फीचर बी डीएनए का नहीं है,
डीएनए जनरली जो हमें पढ़ना है वो 3 टाइप का पढ़ना है, ए टाइप का डीएनए, बी टाइप का डीएनए और जेड टाइप का डीएनए। बी टाइप का जो डीएनए है ये जनरली ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये ए टाइप का डीएनए भी होता है और जेड भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनकी अलग अलग क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। तो देखो हमसे पूछा गया है कौन सा बी डीएनए का फीचर नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं पर टन में। अगला है ईच कॉम्प्लेक्स हेलिकन 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, मतलब जो इसका एक हेलिक्स है वो 45 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, वो चेन एंटी पैरेलल होती हैं। या जो हेलिकल डायामीटर है वो क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे किसका पूछा गया है, हमने बी डीएनए का। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे बी डीएनए है इसमें ईच कॉम्प्लेक्स हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। ये क्या है, गलत है। 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग का इसका हेलिक्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये क्या थी, इसके लिए गलत बात थी, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ ये जो दे रखा है 45 एंगस्ट्रॉम, ये इसके लिए अवेलेबल डेटा नहीं है या फिर ये करेक्ट डेटा नहीं है। जबकि जो हमारा जो बीटा डीएनए होता है या बी टाइप का डीएनए होता है ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट हेलिक्स है उसकी लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो बी डीएनए है जो ह्यूमंस में पाया जाता है, मतलब हमारे अंदर जो डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन फिर वही है, आपको मैचिंग करके बतानी है। एक तरफ आपको डीएनए बता रखा है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। 4 टाइप का डीएनए आपको देख रखा है, ठीक है। बाकी आपको बताना है इसका क्या, इसमें कितने बेस पेयर हैं पर टन हेलिक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए बी सी और जेड, ये 4 टाइप का आपका डीएनए आपके कोर्स में दे रखा है, ठीक है। ए वाले में कितने होते हैं, बी में कितने होते हैं, सी में कितने होते हैं, जेड में कितने होते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये डेटा आपको क्या रखना है, याद करना है। तो देखो जब भी ए की बात आएगी तो ए में होते हैं 11, बी में होते हैं 10 बेस पेयर, सी वाले में होते हैं 9 बेस पेयर और जेड वाले में हो सकते हैं 12 बेस पेयर, ठीक है। ये हैं बेस पेयर पर टन, मतलब एक चक्र में कितने बेस पेयर होंगे। ए में होंगे 11, बी में होंगे 10, सी में होंगे 9 और डी में होंगे 12, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है और इसी के हिसाब से जब आप इस आंसर को देखेंगे, ए का मतलब 11, ए का मतलब 3, तो आपका ए का 3 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो किस का या फिर किस में मौजूद होता है। तो एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली। कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता है जिन लोगों को कलर दिखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, मतलब कलर को वो पहचान नहीं पाते हैं। कुछ लोगों में होता है ना कि ग्रीन और रेड कलर में उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, या वो रेड को ग्रीन समझते हैं, ग्रीन को रेड समझते हैं, या फिर वो ना ग्रीन कलर देख पाते हैं और ना ही रेड कलर पहचान पाते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी कलर नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे मैन के प्रेजेंट होता है, और जिनको में भी एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद रहेगा उनको कौन सी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस की, मतलब वो कलर जो है अच्छे से नहीं पहचान सकते हैं। और ये सबसे पहली बार किसने खोजा था, हॉर्नर ने, HORNER, हॉर्नर ने 1876 में, ठीक है। और ये होती है, ये हमारा होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के कारण, ठीक है। मतलब जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है ये क्या होती है, एक्स लिंक रिसेसिव होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टर्मिनेशन कोडोन। अगले क्वेश्चन में वही हमसे क्या पूछा गया है, हमारे टर्मिनेशन कोडोन। तो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, UAA, UGA और UAG। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका पॉलीमर होता है। तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड का
पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है वॉटसन और क्रिक ने कौन सा डीएनए मॉडल बताया था, तो वो दिया था बीडीएनए, जो कि जनरली मौजूद होता है या जनरली मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सी वैल्यू पैराडॉक्स रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन। कहने का मतलब है सी वैल्यू आपको क्या दर्शाती है, तो जो हमारी सी वैल्यू होती है ये जनरली हमें क्या बताती है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलीराइबोसोम चाहिए होते हैं किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, सी वैल्यू का मतलब हमारा ये होता है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम देन नीडेड फॉर प्रोटीन पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड बोलूँ या मैं बोलूँ प्रोटीन सिंथेसिस, उसी को हम बोलते हैं सी वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अल्टीमेट प्रूफ किसने दिया था कि डीएनए क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो ये मैक्लियोड एंड मैकार्टी, बल्कि 3 नाम है, एवरी AVERI एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टे, इन तीनों ने बताया था अल्टीमेट प्रूफ, ये बात याद रख लेना, अल्टीमेट प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये इन 3 के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए है, जब डीएनए का एक कंप्लीट टर्न होता है तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो होते हैं उसमें 10 बेस पेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5 एंड से 3 एंड का सीक्वेंस दे रखा है, आपको क्या बताना है, एमआरएनए का सीक्वेंस बताना है। तो एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो जब आप देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का मतलब पेंटोज शुगर एंड बेस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ट्राई असाइल ग्लाइसिरॉल में एस्टर लिंकेज होती है, लेकिन डाई पेप्टाइड का मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है, और यही हमको पहचानना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है 10,000 बेस पेयर, उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर 10,000 बेस पेयर हैं तो उसकी लंबाई जो होगी ना वो होगी 34,000 नैनोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है वो किसने दिया था, तो जो टीआरएनए का मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल, ये दिया गया है रॉबर्ट हॉले के द्वारा। ठीक है, मतलब रॉबर्ट हॉले ने बताया है कि जो हमारा टीआरएनए होता है वो क्लोवर लीफ मॉडल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा बॉन्ड नहीं बनता है न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल में, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइस्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये इनमें देखने को नहीं मिलता है, किसमें, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में। ठीक है, बाकी ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइस्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर बताना है, डीएनए मॉलिक्यूल का कितना डायमीटर होता है। तो जब भी आप डायमीटर की बात करेंगे तो वो होता है हमारा 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसलेशन किसके बनने में हेल्प करता है, या मतलब उसका जो रिज़ल्ट है, मतलब मैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगर ट्रांसलेट करूं तो इसका रिज़ल्ट में मेरे को क्या बना हुआ मिलेगा, तो बनी हुई मिलेगी मेरे को पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। मान लो मेरा क्या है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे मेरे को क्या पता लगाने हैं, जीन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग में मेरे को किसी
क्रोमोसोम में कौन कौन से जीन मौजूद हैं वो क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, जो कि हमारी करी जा रही है। डीएनए सीक्वेंसिंग या जेनेटिक सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग ये करी जा रही है अभी कोरोना वायरस के लिए भी ये करी जा रही है बहुत सारे देशों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनता है तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो देखो प्यूरिन पेयर विद प्यूरिन मतलब प्यूरिन प्यूरिन से ही जुड़ता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्यूरिन जुड़ता है पायरिमिडिन से और पायरिमिडिन जुड़ता है हमेशा प्यूरिन से। ठीक है, कभी भी ये दोनों आपस में ही नहीं जुड़ते हैं, मतलब प्यूरिन प्यूरिन से नहीं जुड़ेगा और पायरिमिडिन पायरिमिडिन से नहीं जुड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉनसेंस कोडोन कौन से होते हैं, तो वो कोडोन जो किसी के लिए कोड नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन इन बैक्टीरियम। फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन के लिए कौन कोड करता है, तो वो कोड करता है हमारा AUG। ठीक है, AUG कोड किसके लिए करता है, मेथियोनाइन के लिए, वो भी फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मोनोग्लोइड कंडीशन हम किसको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं ट्राइसोमी को। ट्राइसोमी का मतलब होता है जब एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी किस में होती है, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम SYNDROME डाउन सिंड्रोम में हमको ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम पे। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो कोलिफाज 5/174 है इसका जेनेटिक मटेरियल बता दो। तो भैया इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो बताओ जिसमें DNA नाइट्रोजनस बेस विथ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो किसमें, DNA के नाइट्रोजन बेस में, तो वो होता है हमारा थायमीन। ठीक है, थायमीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही रिंग है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है सिंगल, वो होती है हमारी किसमें, थायमीन में। ठीक है, अगले और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सिमिलैरिटी बतानी है DNA और RNA में। सिमिलैरिटी का मतलब है समानता, समानता बतानी है DNA और RNA में। तो ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, यही दोनों में क्या है, समानता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की DNA की क्या है, ATACG, तो mRNA की सीक्वेंसिंग क्या होगी, DNA की पूछी है ATACG, ये कहाँ पे है तुम्हारे DNA पे। हमसे पूछी है mRNA की, तो mRNA में क्या होता है, एक ही जगह T आता है जनरली, लेकिन जब भी हम RNA की बात करते हैं तो RNA में T नहीं होता है, क्या होता है, T की जगह U आता है। यहाँ पे भी T है, T जो है किससे जुड़ता है, हमेशा A से जुड़ता है। A हमेशा किससे जुड़ता है, T से जुड़ता है, लेकिन जब भी हम RNA की बात करते हैं तो T ना होके U की बात करते हैं, क्योंकि RNA में T मौजूद नहीं होता है, T की जगह हम U का इस्तेमाल करते हैं, C की जगह G, G की जगह C। तो ये सीक्वेंस हमें कौन से ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर C में, मतलब ये सीक्वेंस क्या होगी हमारी, mRNA की सीक्वेंस होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंटीकोडोन आकर्षण, एंटीकोडोन कहाँ मौजूद होते हैं, तो एंटीकोडोन होते हैं भैया हमारे tRNA में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड वाज डेसिफर्ड बाय, मतलब अनुवांशिक कूट का विकूटन किसके द्वारा किया गया था। तो विकूटन के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, किसने किया था, नेरेनबर्ग ने। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर A क्या है, करेक्ट आंसर, नेरेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 DNA बेस पेयर, तो वो होती है हमारी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है, 18% साइटोसिन है, तो ये बताओ और जो बेस पेयर है उनकी क्या परसेंटेज होगी। तो कहने का मतलब है A हमारा किससे जुड़ता है, T से जुड़ता है, C हमारा किससे जुड़ता है, G से जुड़ता है। अगर मेरा C 18% है तो मेरा G भी 18% ही होगा।
18 18 कितना होता है 36%। 36% तो मेरा ये हो गया। अब बचा कितना, 100 में से अगर आप 36 माइनस कर देंगे तो कितना बटेगा 64, 64 ही तो बचेगा। 64 से 70 और 30 100। तो कहने का मतलब है 64 जो है वो 32 यहाँ पर होगा और 32 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एडेनिन भी ए भी मेरा 32 होगा और टी भी मेरा 32 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आप इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ए और टी 32, बाकी जी अभी आपका 18% होगा, क्योंकि जितना सी होगा उतना ही जी होगा और जितना टी होगा उतना ही कितना होगा, ए भी होगा। मतलब चारों जो हैं, चारों का रेशियो सेम रहता है। कहने का मतलब है अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 ही होगा। अगर मान लो सी अगर 10% है तो जी भी 10% ही होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में सेम होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो किससे बना होता है। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस से। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ट्रिपलेट कोडोन है UAG UAA UGA, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये होता है हमारा नॉनसेंस कोडोन। ये किसी को भी सेंस नहीं करता है, या मैं बोलूँ किसी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 64 कोडोन है, उसमें से कितने कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। वो 61 कोडोन ही कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा टर्मिनेशन कोडोन होता है। तो टर्मिनेशन कोडोन मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, UAA UAG और UGA। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या है UGA। UGA मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, टर्मिनेशन कोडोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया गया था। तो वो है हमारे हरगोविंद खुराना। इन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन संश्लेषित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो टर्म जीन है ये किसने दिया है, मतलब जो हमारा जीन शब्द है ये किसने दिया है। तो जीन शब्द दिया है जोहानसन ने, JOHANSEN, जोहानसन ने। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट। जोहानसन ने क्या दिया है, जीन शब्द। और जो हमारा जेनेटिक्स है GENETICS, जेनेटिक्स शब्द है ये किसने दिया है, बेटसन ने, BATESON, बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया है। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये अगर हमसे जेनेटिक्स शब्द के बारे में पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, बी, बेटसन करेक्ट होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रीअरेंजमेंट हुआ है एक ग्रुप ऑफ जीन का, किसमें, क्रोमोसोम में, इन सच अ वे देयर ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम इज रिवर्स। मतलब उनका ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, रिवर्स हो गया है। कहने का मतलब है मान लो एक DNA है या एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का हिस्सा है। मान लो मेरा एक छोटा सा जीन था, ठीक है, ये जीन में A, T, G और C था। ठीक है, इसमें ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ कि ये जो मेरा ये टुकड़ा था इतना सा, जहाँ ATGC था, ये उल्टा करके लग गया। उल्टा करके मतलब A इधर से, T यहाँ पे, G यहाँ पे, C यहाँ पे, मतलब अब ये उल्टा हो गया। पहले आप देख रहे हैं ना A यहाँ पे था स्टार्टिंग में, अब स्टार्टिंग में क्या है C, मतलब अब ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ के लग गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया या उल्टा हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन होती हैं इनमें सबसे अधिक क्या होता है, तो इनमें होता है हमारा आर्जिनिन और लाइसिन दोनों मौजूद होती हैं हिस्टोन प्रोटीन में, आर्जिनिन और लाइसिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जीन्स आर मेड अप ऑफ। जो जीन्स होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, तो जीन्स जो बने होते हैं वो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, जीन्स। अगला क्वेश्चन है इन DNA रेप्लिकेशन द हेलिक्स इज अनवाउंड। अनवाउंड मतलब किसी चीज़ के खुलने को हम क्या बोलते हैं, अनवाउंड। तो जो हमारा हेलिक्स है DNA, मतलब ये हमारा कोई DNA है
अगर मान लो मैं इसको खोलना चाहता हूँ, इसको यहाँ से खींचना चाहता हूँ और यहाँ से खींचूँगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, खुलने लग जाएगा। तो इसी को खोलने का काम मतलब हेलिक्स के अनवाइंडिंग या अनवाउंडिंग का काम कौन करता है, तो वो करता है मेरा हेलिकेज करता है अनवाइंडिंग का काम, ठीक है। और टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, टेंशन को रिमूव करता है, टेंशन को रिमूव करता है, ठीक है, रिमूव टेंशन फ्रॉम द हेलिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस दैट इज एक्सटेंडेड बाय डीएनए सिंथेसिस। वो न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस जो बढ़ाई जाती है डीएनए सीक्वेंस से, उसे हम क्या बोल देते हैं, या वो कहाँ पर होती है, लैगिंग स्ट्रैंड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लैम्बरस क्रोमोसोम किसके oocyte में देखने को नहीं मिलते हैं। तो एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में तो ये होते हैं, लेकिन मैमल्स के oocyte में लैम्बरस क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ टू डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन एलील जीन आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम द कंडीशन इज। कहने का मतलब है दो डोमिनेंट या दो रिसेसिव नॉन एलील जीन एक ही क्रोमोसोम पर मिलें तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिस और ट्रांसफेस, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिंथेसिस ऑफ cDNA रिक्वायर्स। cDNA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, सी का मतलब यहाँ से मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए, तभी मैं क्या बना पाऊँगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब जो लिंग निर्धारण के जीनी संतुलनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ऑप्शन ए है हैंकिंग, बी है हमारा बेलिंग, सी है ब्रिज या डी है मेंडल। तो जो हमारा जेनिक बैलेंस है सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी ये दी है किसने, CB ब्रिज ने दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन, मतलब कार्यात्मक जीन के हिस्सों के शामिल होने की प्रक्रिया, इसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है या मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। जीन मैनिपुलेशन में आप जीन में मैनिपुलेट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विभेदीकरण है, और लाइसोजीन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो मतलब जो हमारा कार्यात्मक जीन के हिस्सों को शामिल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, स्प्लाइसिंग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डायरेक्ट इफेक्ट है रेडिएशन का डीएनए पर वो क्या क्या हो सकता है। कहने का मतलब है डीएनए पर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या क्या सम्मिलित है। देखो ऑप्शन में हमसे पूछा गया है केवल पायरिमिडीन डाइमर का निर्माण, या फिर केवल प्यूरिन या पायरिमिडिल क्षारकों का निष्कासन, मतलब रिमूवल ऑफ प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस, या फिर केवल रज्जुकों का क्रॉस बंधन, मतलब क्रॉस लिंकेज ऑफ स्ट्रैंड्स। तो भैया ये तीनों देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर एंड ए नॉर्मल विजन मदर मैरिज टू ए नॉर्मल विजन मैन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड बॉर्न टू हर विल बी। कहने का मतलब है एक फादर है और एक मदर है, फादर और मदर की क्या हुई, एक डॉटर हुई, मतलब एक लड़की हुई। फादर क्या है, कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड के लिए मैं डॉट बना देता हूँ, ठीक है। मदर क्या है, नॉर्मल है। और अब जो ये डॉटर है ये शादी करती है एक आदमी से, मतलब फीमेल है तो मेल से ही शादी करेगी ना। तो जब ये फादर है, यहाँ पे मैंने एम दिखाया ऊपर मदर को और नीचे मैंने एम दिखा रखा है मेल को। अब ये मेल भी क्या है, नॉर्मल। अब कहने का मतलब है अब इन दोनों का जो बच्चा होगा उसमें जो कलर ब्लाइंड है उसके कितने चांस हैं, ठीक है। या फिर इनका 4 बच्चों में से
कौन सा बच्चा कलर ब्लाइंड हो सकता है? ठीक है, फादर क्या है? कलर ब्लाइंड। मदर क्या है? नॉर्मल। इन दोनों की जब फर्स्ट बेबी हुआ तो वो हुई डॉटर, लड़की हुई। लेकिन हो सकता है ये फादर से तो लड़के में जो है कैरियर के रूप में आ सकता है। ठीक है, मतलब फादर से ये अगर सन होता तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता, लेकिन हो सकता है ये डॉटर में क्या हो? कैरियर हो डॉटर इसकी, क्योंकि मदर क्या है? नॉर्मल। और जब एक क्या हो? डॉटर क्या हो? कैरियर, और जो उसका हस्बैंड हो वो क्या हो? नॉर्मल। तो 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो उनका चाइल्ड होगा वो क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस। तो 25% का मतलब 1 in 4, मतलब 4 बच्चों में से एक बच्चा कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर। अब मतलब इस वीडियो में हमारे हैं कितने? 74 क्वेश्चंस जो थे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो हमने क्या देख लिए हैं? किसके? जेनेटिक कोड के, और जो हमारा स्ट्रक्चर है जीन का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। बाकी हम ऐसे ही क्वेश्चंस अपनी अगली आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे।